हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि किसी एक रूलर का जो एसेसिनेशन है वो किसी एक ऐसे वॉर को जन्म दे सकता है जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी जो शुरुआत है वो ऑस्ट्रिया के रूलर के असेसिनेशन या पॉलिटिकल मर्डर से शुरू हुआ। लेकिन यह भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या एक रूलर का जो असेसिनेशन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेजर कारण था या कहानी के पीछे कुछ बहुत बड़े रीजंस जो हैं वो छुपे हुए थे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने की पूरी कहानी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में इसकी जो शुरुआत है वो वैसे तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से होती है, लेकिन ये जो वॉर है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, चाहे एशियन कॉन्टिनेंट हो गया या फिर पैसिफिक कंट्रीज हो गई, हर जगह पे इस वॉर के जो इवेंट्स हैं वो लिंक्ड थे। इतना ही नहीं, केवल स्केल या एक्सपेंशन नहीं बल्कि साथ ही साथ में इस वॉर के अंदर जो कैजुअलिटीज, जो डिस्ट्रक्शन, जो विनाश देखने को मिला और जिसका मेन जो टारगेट बनी सिविलियन पॉपुलेशन, आम जनता, वो इससे पहले ना तो कभी देखा गया था एंड ना इसके बाद अंटिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस वॉर की स्केल, इस वॉर के अंदर जो डैमेज, जो डिस्ट्रक्शन हुआ और साथ ही में जिस प्रकार के नए नए वेपन्स यूज किए गए जैसे कि सबमरीन्स, टैंक्स, इसी के वजह से इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 1750s में यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू होता है, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति के शुरू होते ही इसको रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल और अपने इंडस्ट्रीज में बने हुए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या जो निर्मित वस्तुएं हैं उसके बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। एंड आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये जो कंट्रीज हैं, स्पेशली शुरुआती दौर पे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा, ये एक इंपीरियलाइजेशन की होड़ में लग जाती हैं, यानी साम्राज्यवाद। क्योंकि अगर किसी तीसरे देश के ऊपर, किसी कमजोर कंट्री के ऊपर ये अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेती हैं, तभी ये उस कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपनी होम कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकती है, यानी उस थर्ड वीक कंट्री को ये अपनी कॉलोनी बना सकती है, जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके कारण इंपीरियलाइजेशन या साम्राज्यवाद बढ़ा और साम्राज्यवाद के चलते आपका कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद जो है उसे बढ़ावा मिलता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था। अभी तक ब्रिटेन, फ्रांस जो है वो डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड होते समय एक मेजर बदलाव देखने को मिलता है और कुछ नई कंट्रीज जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है वो भी इस इंपीरियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की होड़ में जुड़ जाती हैं। ऐसी ही कुछ कंट्रीज थी आपकी जर्मनी। 1890 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और ये यूनिफाइड जर्मनी बहुत तेजी से आर्थिक प्रोग्रेस करती है, इतना ज्यादा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर ये डोमिनेट करने लगती है और मेड इन जर्मनी जो टैग है वो ग्रेट ब्रिटेन के लिए, जो अभी तक सबसे मेजर पावर था दुनिया का, उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। इतना ही नहीं, आपका एशिया का एक और देश जापान जो है वो भी 20th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है और इस इंपीरियल रेस के अंदर शामिल हो जाता है। ये जो नए उभरते हुए देश हैं, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ये वैसे तो आपके जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी।
ऐसे में क्या हुआ, जर्मनी जो अभी तक ब्रिटेन के लिए एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल चैलेंज थी, इसने ब्रिटेन को मिलिटरीली भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। और ये तब हुआ जब जर्मनी के रूलर केसर ने कहा कि वो एक नेवल पावर के रूप में जर्मनी को देखना चाहता है। और जैसे ही उसने कहा कि जर्मनी एक नेवल पावर या समुद्री शक्ति के रूप में सामने आती है, ये सीधा चैलेंज था ग्रेट ब्रिटेन को, जो उस समय पे एक मेजर नेवल पावर के रूप में, सबसे पावरफुल नेवल पावर के रूप में जाना जाता था। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हो रही है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपीरियलाइजेशन एंड जो कॉलोनाइजेशन है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसे में कुछ गुट बनने लगे, कुछ म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस जो हैं वो बनने लगे। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये जो ग्रीन शेडेड रीजन देख रहे हैं, जिसके अंदर आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली इत्यादि शामिल हैं, इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस नाम का ग्रुप बनाया। ऐसे ही आपके फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और जो रशिया है, उन्होंने ट्रिपल ऑन्टेंटे नाम का एक ग्रुप बनाया। और इन लोगों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को कि हमारे में से किसी एक के ऊपर भी अगर अटैक होता है तो माना जाएगा पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक है, और हम एक दूसरे को आर्म्स, एम्यूनिशन और जो मिलिट्री है उस फॉर्म में हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, ना केवल एक मेजर रीजन था इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन यूरोपियन कंट्रीज के राइवलरीज के लिए, दुश्मनी के लिए, बल्कि अब इस दुश्मनी को हमें कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिल रहा था म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस के रूप में। इतना ही नहीं, अब पूरे यूरोप के अंदर एक आर्म्स की रेस, एक हथियार बनाने की खतरनाक, जो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर सके, ऐसे हथियारों की एक रेस देखने को मिल रही थी, जिसे हम मिलिटरिज्म कहते हैं। नए नए सबमरीन्स, टैंक्स, पॉइजनस गैसेस एंड अटैक करने के लिए एरोप्लेन्स, ये सब कुछ बहुत तेजी से बनाया जा रहा था। यानी माहौल पूरा तैयार था, दुश्मनी है, गुट बन चुके हैं, हथियार इकट्ठे कर लिए गए हैं, और ऐसे में अब बस इनको जरूरत थी एक मौके की। और ये मौका मिलता है ईस्टर्न यूरोप के अंदर। ईस्टर्न यूरोप, जिसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जानते हैं, ये 1453 से ही आपके ऑटोमन साम्राज्य का, जिसका बेस टर्की के अंदर था, उसके अंदर आ गया था। ऑटोमन एम्पायर के रूलर्स इस्लाम को फॉलो करते थे, और वो अपने ईस्टर्न यूरोप की जो पॉपुलेशन है, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, उन्हें कभी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते थे। ऐसे में ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देशों के अंदर 1870s के अंदर इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है वो उठने लगी। एंड इनमें से बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो, रोमानिया एटसेट्रा इंडिपेंडेंट होने में सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि 1870 के आते आते जब 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी, तब ऑटोमन एम्पायर एक पावर के रूप में डिक्लाइन कर रहा था। ये कंट्रीज एक बार जब ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो गई तो आपस में वॉर में उलझने लगी, जिसे हम बाल्कन वॉर्स के नाम से जानते हैं। स्पेशली सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी बोस्निया हर्जेगोविना को लेकर के एक दूसरे की दुश्मन बन बैठे थे, और इनको सपोर्ट मिल रहा था बाकी मेजर पावर से, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कर रही थी जर्मनी, एंड सर्बिया जो है उसको सपोर्ट मिल रहा था रशिया का, क्योंकि रशिया का भी ईस्टर्न यूरोप के अंदर इंटरेस्ट था। ऐसे में जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया, तो एक सर्बियन नेशनल ने, जब ऑस्ट्रिया का रूलर आर्क ड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया हर्जेगोविना एक विजिट पे गया था, तो उसका मर्डर कर दिया। जैसे ये मर्डर हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर अटैक बोल दिया। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया का वॉर शुरू होता है, सर्बिया की हेल्प के लिए रशिया पहुंच जाता है। इधर रशिया सर्बिया की हेल्प के लिए आता है, तो जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी की हेल्प के लिए आ जाता है। जर्मनी को लगा क्योंकि रशिया जो है वो ऑलरेडी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में ट्रिपल ऑन्टेंटे का मेंबर है, तो ये लोग उसके डिफेंस के लिए आएंगे। इनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए
जर्मनी ने क्या किया, बेल्जियम पे अटैक कर दिया। और जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक किया, ब्रिटेन और फ्रांस की इस वॉर के अंदर एंट्री हो गई, क्योंकि जो बेल्जियम है वो ब्रिटेन का प्रोटेक्टोरेट स्टेट या उसके प्रोटेक्शन के अंदर था। तो बेल्जियम को बचाना यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन के हित में था। ये वॉर शुरू हुआ, एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया है, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, ये लोग थे। अब अमेरिका जो है वो 1917 तक एकदम न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा था। इनफैक्ट इस वॉर के दौरान अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी। लेकिन 6 अप्रैल 1917 में अमेरिका भी इस वॉर का मजबूरन हिस्सा बना। रीजन वाज, एक ब्रिटिश जो शिप है वो यूरोपियन वाटर्स के अंदर थी और अमेरिका से आ रही थी, इसमें काफी अमेरिकन सिटीजन्स भी थे। जर्मनी ने उस शिप पे अटैक करके उसे पूरा पानी के अंदर डुबो दिया। क्योंकि अमेरिकन सिटीजन्स की डेथ हुई थी, अमेरिका को मोरली इस वॉर के अंदर इंक्लूड होने पड़ा और ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया के साथ में उसने जर्मनी के ऊपर अटैक बोल दिया। सो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी आपकी कि कैसे आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे ऑलरेडी प्रिपरेशंस हो चुके थे, और जो आपका आर्क ड्यूक फर्डिनेंड है, ऑस्ट्रियन रूलर, उसका असैसिनेशन इसका इमीडिएट रीजन बनता है। लेकिन जो रियल रीजन है वो तो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिटरीली जो है वो था। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे इस वॉर से हुई डिस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीविंग यू विद द इवेंट्स ऑफ द वॉर। आप इसके थ्रू एक बार देख सकते हैं कि कैसे ये वॉर आगे अनफोल्ड हुआ। होप आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग की पूरी कहानी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। आप ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सुपर कोचिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आपको स्टडी नोट्स, क्विक डाउट्स के लिए लाइव क्लासेस एंड यस 550 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। मेरे साथ साथ में राहुल शर्मा सर और अनिरुद्ध अग्रवाल सर भी आपकी क्लासेस ले रहे हैं। आपकी जो फीस है वो 2500 रुपीज पर मंथ है। आप चाहें तो कोड यूज कर सकते हैं SON20 एंड आपको मिल सकता है 20% डिस्काउंट। और अगर आप इस फीस पे 50% डिस्काउंट चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक की ऐप पे रोज शाम को मंडे से फ्राइडे आप हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 6 PM एंड जीतने का अवसर है फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन सुपर कोचिंग अगर आप लीडर बोर्ड को टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।